कर रहे हैं। तो यूनिट 2 जो है दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ स्केलेटल मसल एनर्जेटिक्स, मेटाबॉलिज्म एंड लैक्टेट शटल। ठीक है, तो इसमें एग्जैक्टली क्या है कि जो स्केलेटल मसल का एनर्जेटिक्स है, मतलब हाउ दे कम इन एक्शन। ठीक है, व्हाट आर द प्रोसेसेस व्हिच एक्वायर्स ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन और द मूवमेंट ऑफ द स्केलेटल मसल, वो चीज है। दूसरा है मेटाबॉलिज्म, मतलब कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं, ठीक है, उसके मैकेनिज्म में, काम करने में, और वो कैसे मतलब डाइजेस्ट होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल बनता है वो कैसे कहाँ जाता है और कैसे यूज होती है। और इसके साथ साथ है लैक्टेट शटल। लैक्टेट शटल मतलब कि जब ओवरवर्क हो जाती है, ठीक है, किसी भी एनिमल की, अगर किसी मसल्स की स्पेशली अगर ओवरवर्क हो जाती है, दर्द, थकान, तो उस दौरान जो लैक्टेट बनता है वो कैसे बनता है और वो कैसे डिमोलिश होता है वहां से। ठीक है, तो इसके बारे में मतलब स्पेसिफिक ये टॉपिक है। तो इसमें जो है एग्जैक्टली थोड़ी सी हिस्ट्रीज की समझ लेते हैं। जैसे इन 1980s, ठीक है, 80s में हुआ था कि सार्कोमेयर लेंथ टेंशन जो है उसको बेस किया गया था। मैंने इसको समझा ऐसे गया था कि जो लेंथ है सार्कोमेयर की, तो उस पर जो टेंशन आता है वो कैसे काम करता है, ठीक है, उसके पीछे क्या डायनामिक्स है। तो एक सिंगल सेल में इसको सबसे पहले जो आइडेंटिफाई किया था या ऑब्जर्व किया था, दैट आर डन बाय गॉर्डन हक्सले, है ना, एंड जूलियन। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इन चीजों को देखा। दूसरा था लीबर और बास्किन जो है, ये दो साइंटिस्ट थे। सो दे डेमोन्स्ट्रेट दैट कि मैंने एक सिंगल सेल में जो सार्कोमेयर लेंथ होता है उसका जो मिडिल पार्ट होता है वो मतलब क्वालिटी वाइज डिफरेंट होती है देन द एंड ऑफ द सार्कोमेयर। मतलब एक ही सार्कोमेयर के लेंथ पे बीच में कुछ और है और क्वालिटेटिवली एंड में अलग है। ठीक है, सो ये जो फेनोमेनन था डजंट डिस्टर्ब द सेल बिकॉज, क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा इसमें क्वालिटेटिवली चलो डिफरेंस है मिडिल पार्ट में और एंड पार्ट में, लेकिन बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट नहीं है। इसलिए कि ये चीजें होनी जरूरी थी, क्योंकि एक जगह क्या होती है पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, एक जगह निगेटिव एस्पेक्ट होता है। तो जब तक ये दोनों फोर्स लगेगी नहीं तब तक ना कॉन्ट्रैक्शन हो पाएगी ना शॉर्टनिंग हो पाएगी। ठीक, इसलिए इन दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट जरूरी थी, जो ये लीबर और बास्किन ने समझा। तो ऑब्जर्वेशन जो हुआ लॉन्ग सार्कोमेयर पे, ठीक है, विद इन अ सिंगल सेल, तो उसमें ये पाया गया कि जो शॉर्टर सार्कोमेयर होते हैं, मतलब छोटे मसल फाइबर कह सकते हो, ठीक है, तो किसी एक सेल में जिसमें कि एक बड़े भी हैं और एक छोटे भी हैं, तो दोनों का जो लेंथ का टेंशन है वो बिल्कुल एक जैसा होता है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो अट्रैक्शन होती है वो करीब करीब एक जितनी होती है। ठीक है, इसलिए वो कंटिन्यूशन में एक साथ ही एक्ट करते हैं। तो दिस वाइड रेंज इन सार्कोमेयर लेंथ, ये इसको अगर मेजर्ड किया गया अक्रॉस मसल्स तो ये डेमोन्स्ट्रेट किया दैट देयर इज नो सिंगल सार्कोमेयर लेंथ रेंज, ठीक है, दैट कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन ऑल मसल्स, बट that the function of a muscle will partially determine the sarcomere length range। मतलब कि जो मसल की जो लेंथ है स्पेशली सार्कोमेयर की एक स्पेसिफिक सेल में, तो वो जो है वो मतलब कोई ऐसा नहीं है कि सार्कोमेयर का लेंथ के रेंज को डिफाइन करती है, बल्कि वो उसके फंक्शन को दिखाती है। ठीक है, सो पीक रेस्टोरेटिव फोर्स जो है अकर्स व्हेन इट इज मोस्ट नीडेड। मतलब पीक रेस्टोरेटिव फोर्स मतलब जो थ्रेशोल्ड पे आने की जो कैपेसिटी है वो आइदर छोटे हो या बड़े हो, सार्कोमेयर दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अब जैसे एक एनर्जेटिक्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में एक पार्ट दिखाया गया कि कैसे हाउ इट एक्ट्स इन द रेस्टिंग मसल। तो रेस्टिंग मसल जब मसल्स रेस्ट पोजीशन में होता है तो क्या होता है, जैसे ये तुम्हारी ब्लड वेसल है, ठीक है, ऊपर वाली और नीचे वाली सार्कोमेयर। सार्कोमेयर क्या एक पार्ट है सेल का, मसल का। तो इसमें ये दिखाया गया कि जब
ब्लड वेसल से फैटी एसिड, ऑक्सीजन और ग्लूकोज, they are adjoining with the cell, muscle cell. Then what happens? Some of the fatty acids which generates energy, that is stored in the mitochondria. ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया Yes. से एनर्जी स्टोर हो गई। इसके बाद क्या हुआ, जब फंक्शन होती है तो ये कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी लिबरेट करता है, रिलीज करता है। दूसरा है, दिखा रहा है ग्लूकोज, ग्लूकोज भी आता है सेल्स में, ऑक्सीजन भी आता है। तो ऑक्सीजन भी एक्ट करता है माइटोकॉन्ड्रिया पर फैटी एसिड्स, लेकिन ग्लूकोज जो है वो डायरेक्ट एक्ट करता है मसल्स के सेल पे। ठीक है, सेल पे मतलब ओवरऑल कह सकते हो साइटोप्लाज्म में। तो अब ये क्या करता है, जो Yes. ग्लूकोज है जब ज्यादा हो जाता है, मतलब इसकी अगर क्या बोलो कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है इसकी जरूरत के हिसाब से, तो वो इट विल कन्वर्ट इट इनटू Yes. ग्लाइकोजन। Glycogen. फिर फर्दर जब उसकी जरूरत होती है, अगर कमी होती है ग्लूकोज की, तो ये ग्लाइकोजन को फिर वापस ग्लूकोज में तोड़कर उसको एनर्जी उससे ले लेता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है। Yes, sir. इसके बाद एक क्रिएटिनिन डेवलप होती है। जब वर्क करता है मसल या नहीं भी कर रहा है, तो चूंकि जो जितना फंक्शन है उसके हिसाब से वो चल रही है, उसके बाद क्या है, क्रिएटिनिन डेवलप होती है, दैट विल कन्वर्ट इनटू क्रिएटिनिन फॉस्फेटेज। और एट द सेम टाइम माइटोकॉन्ड्रिया से जो एनर्जी है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट विल लिबरेट एंड कन्वर्ट इट इनटू, मतलब ब्रेक डाउन इनटू एडीपी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट भी होती है, Yes, और sir. क्रिएटिनिन के साथ जो होती है And उसमें भी एडीपी और क्रिएटिनिन फॉस्फेट में चेंज होती है। ठीक है, तो दिस इज द yes, मतलब sir. जो इसकी एनर्जेटिक्स है। ठीक है, अब मॉडरेट एक्टिविटी में, वो तो चूंकि रेस्टिंग पोजीशन में थी, मॉडरेट में मतलब जब काम हो रहा है लेकिन हल्के मात्रे में, तो इसमें क्या होता है, सारा चीज सेम होता है, फैटी एसिड और ऑक्सीजन एक्ट करता है माइटोकॉन्ड्रिया पर, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है। ठीक है, जो ग्लूकोज है Yes, sir. वो तो जस्ट एज इट इज रहता है और ग्लाइकोजेन में चेंज होता था। लेकिन अब क्या है, यहाँ जब एक्ट कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो जो ग्लाइकोजेन है ये अगेन इट विल ब्रेक डाउन इनटू द, मतलब कन्फॉर्म इट इन द ग्लूकोज, और वो पायरुविक एसिड बना के फिर माइटोकॉन्ड्रिया को देता है। ठीक है, जहां से क्या Yes, होता है, sir. जो एडीपी है वो एटीपी में कन्वर्ट होता है, और वैसे ही 2 मोल एडीपी एटीपी में कन्वर्ट होता है जब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटता है। और जब फंक्शन शुरू होती है तो Pyruvic. माइटोकॉन्ड्रिया में जो 34 एटीपी मॉलिक्यूल्स है, दैट विल कन्वर्ट इनटू 34 एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो देख सकते हो ये Yes, sir. दोनों जो एटीपी है, ये मतलब प्रोवाइड करता है Happens. एनर्जी टू मायोफाइब्रिल्स टू सपोर्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. रेस्टिंग Yes, पोजीशन sir. में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन जैसे एक्शन में आता है तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में होता है, और ग्लूकोज फिर पायरुविक एसिड के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया में आता है। और जो एटीपी और एटीपी जो मतलब साइकिलेबल रिसाइकिल होते रहता है, यहाँ पर वो चीजें कन्वर्ट होती है, और जैसे 2 मोल ग्लूकोज से पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करने में लगती है, और पायरुविक एसिड से माइटोकॉन्ड्रिया को मतलब एक्शन कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए 34 मोल्स ऑफ एडीपी should be converted into Yes, 34 moles of ATP, और तब ये yes, दो जनरेट होती है, that will tend to contract the muscle। ठीक है, yes, sir. अब Total, यहाँ sir, है 30. 34 Total, sir, 34 or 2 36. 36 mole, yes, Yes, for a sir. single muscle fiber। Yes, sir. So when muscle contract, chemical energy is converted into mechanical energy and heat। ठीक है, केमिकल Yes, एनर्जी sir. तुम्हारी एटीपी हो गई, पायरुविक एसिड हो गई, ग्लूकोज हो गया, दैट आर द केमिकल एनर्जी जो चेंज हो जाती है, जो चेंज करती है एडीपी को एटीपी में, और मतलब उसमें मैकेनिकल एनर्जी, उसको अपने आप को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और साथ साथ कुछ हीट लिबरेट होता है द फॉर्म ऑफ एटीपी जो यूज करती है। तो फिजिकल Yes, sir. क्वांटिटीज आर नेसेसरी फॉर लोकोमोशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, और मतलब जितने भी मेटाबॉलिज्म और जो नॉर्मल फंक्शनिंग वर्क है। तो मूवमेंट के लिए हमें फिजिकल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट है, सो दैट द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल। जो मसल एनर्जेटिक्स है ये भी केमिकल एनर्जी को यूज करती है। ठीक है, मसल एनर्जेटिक्स Yes, sir. केमिकल एनर्जी को ही यूज करती है, जैसे इन द फॉर्म ऑफ आयंस एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर। ठीक है, जो तुम्हारे एंजाइम्स वगैरह Yes. हैं।
और इसको यूटिलाइज करती है और रेगुलेट करती है सो दैट द मसल कैन बी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, मतलब दे कैन परफॉर्म देयर वर्क. सो mechanism of chemomechanical transduction and substrates used during contraction are restored. Restore. ठीक है, जो भी मतलब केमिकल और मैकेनिकल ट्रांसडक्शन जो भी चेंजेज हो रही है और जो भी सबस्ट्रेट साथ में यूज हो रही है, जैसे लैक्टिक एसिड है या पायरुविक एसिड या क्रिएटिनिन है, क्रिएटिनिन फॉस्फेटेज है, दे ऑल आर मतलब कहीं ना कहीं एक जगह फिर से मसल में ही रिस्टोर्ड हो जाती है. आप देख सकते हो वैसे एग्जांपल दिया गया रेस्टिंग मसल का, जो ऊपर में था सेम चीज है. फैटी एसिड है, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, ठीक है, रेस्टिंग मसल में. माइटोकॉन्ड्रियाज में आए और वही रिसाइक्लेबल एडीपी से एटीपी चलती है, सिर्फ क्रिएटिन जो है वो क्रिएटिन फॉस्फेट में चेंज होती है. मसल एट मॉडरेट एक्टिविटी में ग्लूकोज तो आई नहीं फिर, चूंकि वो तो ऑलरेडी अंदर आ गई, ठीक है. तो फैटी एसिड और ऑक्सीजन सीधे जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ग्लाइकोजन जो है दैट विल ब्रेक डाउन और कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज and releases 2 mole of ADP to convert it into 2 moles of ATP. And at the same time, the pyruvic acid will act on mitochondria and starts to release 34 moles of ADP to ATP. ठीक है, और मायोफाइब्रिल जो है कॉन्ट्रैक्शन में आ जाती है. लेकिन जब मसल पीक में आती है, मतलब बहुत जोरों से शुरू होती है, तो जो मसल की मेटाबॉलिज्म है वो वहाँ ऑक्सीजन, चूंकि ऑक्सीजन की वहाँ फिर कमी होने लगती है, ठीक है, तो वहां सिर्फ फैटी एसिड की जगह लैक्टिक एसिड आ जाती है, ठीक है, क्योंकि क्रेब साइकिल चलने लगती है उसके हिसाब से, है ना. तो क्रेब साइकिल ही मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बिकॉज ड्यू टू द लेस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड फैटी एसिड. तो ये जो लैक्टिक एसिड है डेट विल अगेन कम इन द ब्लड वेसल. लेकिन ये कहाँ से आता है? तो जो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ और ग्लूकोज जो पायरुविक एसिड में हुआ, तो ये इट विल डायरेक्ट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, क्योंकि वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में तो एनर्जी के लिए है ना, एनर्जी स्टोरेज है जस्ट वो, तो वहाँ एनर्जी तो सारी चली गई मसल फाइबर को, तो पायरुविक एसिड विल कन्वर्ट इट इनटू लैक्टिक एसिड और ये फिर वापस ब्लड वेसल्स में देगा, जिसके कारण क्या होता है, वर्किंग कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है. इसके बाद क्या है, ये तो हो रही है, लेकिन मसल्स को काम बहुत ज्यादा करना है. तो जो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में जो एडीपी से एटीपी में कन्वर्ट होती है, वो उसकी मोल बढ़ जाती है, प्लस जो क्रिएटिन से क्रिएटिन फॉस्फेट में चेंज होती थी, अब क्या है, क्रिएटिनिन फॉस्फेट से वापस वो क्रिएटिनिन में कन्वर्ट होगी. तो दैट विल आल्सो रिलीज अ enormous amount of ADP that should be converted into ATP. ठीक है, मतलब anaerobic कंडीशन हो जाती है, तो वहां पर फिर ATP मिलती है. तो इससे क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन को सपोर्ट मिलता है फॉर टू एक्ट देयर प्रोग्रेसिव वर्क. ठीक है. So the rate of ATP utilized by the aggregate muscles of the body depends on the intensity of the exercise. मतलब कितना काम कर रहा है और जो भी इवेंट जो वर्क कर रहा है उसके यूटिलाइजेशन के लिए जितनी एटीपी की जरूरत है उसके हिसाब से वो अपने कंडीशन को रिफॉर्म करता है, मतलब मेटाबॉलिज्म को कन्वर्ट करता है. ठीक है. सो मसल प्रोड्यूस फोर्स और शॉर्टेन बिकॉज द एक्टोमायोसिन क्रॉस ब्रिज साइकिल इज एक्टिवेटेड एंड दिस साइकिल हाइड्रोलाइजेस एटीपी. ठीक है, क्लियर है पॉइंट? सो बोथ फोर्स है, मतलब आइदर शॉर्टनिंग हो रही है, रिलैक्सेशन हो रही है. ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ एनर्जी को रिलीज करती है. ठीक है, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी. तो जो एडीपी जो बन रही है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है दैट विल स्लो द क्रॉस ब्रिज साइकिल एंड रिड्यूस द एनर्जी अवेलेबल फॉर वर्क. क्योंकि क्या हो रही है, जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो बन रही है दैट विल, जो क्रॉस ब्रिज है हेड और जो मतलब सोल्जर है मायोसिन मॉलिक्यूल्स की, जहां एक्टिन एक्ट कर रहा है और रेस्पॉन्सिबल हो रहा है फॉर द शॉर्टनिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग द मसल लेंथ.
उस पे वो एक्ट कर रहा है और उस प्रोसेस को वो स्लो करता है, ठीक है। अब वहाँ क्या yes होता sir, है, जो मसल फाइबर है वो एटीपी लेवल को मेंटेन करता है बाय रीजेनरेटिंग एटीपी, फिर से बनाता है एटीपी मसल फाइबर्स, कहाँ से, थ्रू फॉस्फेजेन बफर सिस्टम और जो मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है। माने वो डिपेंड करती है कि कितना स्पीड में काम हो रहा है, एक्सरसाइज हो रहा है, तो कितने स्पीड में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से मसल्स एरोबिक के साथ साथ एनारोबिक कंडीशन में भी अपने आप को मेंटेन कर लेता है। So muscles can burn carbohydrate, fat and proteins for energy. और जो फ्यूल यूज होती है that depends on the duration, कितने समय के लिए और किस फ्रीक्वेंसी से मतलब वर्क डन हो रहा है। So yes sir, rapid burst of high activity are generally fueled by glycolysis, ठीक है। ग्लाइकोजेन के टूटने से मतलब वही, जो कि ग्लूकोज तो ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट हो गया मसल में, लेकिन yes जो इंटेंसिटी है या ड्यूरेशन है वर्क का, उसके हिसाब से ग्लाइकोजेन फिर वापस उसकी ब्रेकडाउन होती है और दैट विल कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज एंड गिव्स द एनर्जी टू मसल फाइबर सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर एक्टिविटी वेल। सो slower activity lasting for long periods relies on oxidation of fats. अब जो फैटी एसिड्स तुम्हारी आ रही थी वो कितनी आ रही है, इस पे भी ये कंप्लीट डिपेंडेंट है, जो पहले प्रोविजन कितनी थी। So training can improve fatigue resistance by fine-tuning muscle fiber metabolism and increasing muscle size. And the maximal muscle force depends only on muscle size and is increased by resistance training. तो ये जो प्रोसेस है ये कॉमन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर किसी एनिमल को कंटिन्यूएशन में हम ये चीज अगर दें, ठीक है, मैंने इस वर्क की प्रैक्टिस कराएं, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो मसल adjust की मेटाबॉलिज्म है दैट विल अडॉप्ट और एडजस्ट to perform their work by utilizing the energy through anaerobic condition, ठीक है। मतलब वही फिर क्रिएटिनिन फॉस्फेटेज को क्रिएटिन में चेंज करने की क्षमता और पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में मतलब ब्रेकडाउन या चेंज होने की जो कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसके थ्रू फिर एडीपी से एटीपी रिलीज करवा सकती है, ठीक है। तो ये मतलब एक तरह से ट्रेनिंग है, और कंटिन्यूशन में किया जाए तो जैसे एथलीट्स होते हैं, हम लोग को अगर yes 100 sir, मीटर दौड़ने के लिए बोला जाए तो ठीक है, 200 मीटर तक शायद कर ले कोई, 400 मीटर बोलेगा तो फिर क्या होगा, थक जाएगा, क्योंकि वी आर नॉट अडेप्ट फॉर दैट मच ट्रेनिंग, ठीक है। लेकिन yes yes जो sir, एथलीट्स होते हैं उनको वो ट्रेनिंग दी हुई है, मतलब वो धीरे 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 करते करते अपने स्टेमिना को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो उनकी मेटाबॉलिज्म है मसल सेल्स की वो दैट कैन बी अडेप्टेड टू adapted on the basis of their training. So it is found that endurance training can increase muscle capillarity and mitochondrial volume with proper nutrition and glycogen stores. मतलब वही है, अगर ट्रेनिंग कंटिन्यू देते जाए तो जो मसल की क्या मतलब कैपेबिलिटी है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया की जो वॉल्यूम है उसको उसके हिसाब से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और ये टोटली डिपेंड करती है with the nutrition or the process of storing of glycogen, ठीक है। So yes sir, ATP utilization जो है that are under condition in which the muscle is producing work is of particular interest to those concerned with muscle energetics. मतलब ये muscle energetics उनके लिए है जो जिनका वर्क जो है वो कंप्लीट एटीपी के यूटिलाइजेशन पर है, मतलब एनर्जी बेसिस पर, ठीक है। सो मैक्सिमम वर्क प्रोडक्शन जो होता है वो होती है एटीपी के ब्रेकडाउन से, ठीक है। और अप टू मसल स्केलेटल मसल अप टू 3 फोल्ड ओवर द आइसोमेट्रिक रेट। मतलब जो कॉन्ट्रेक्शन की बात फिर कर रहे थे ना, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक, तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन yes वही है sir, ना, जैसे कि कोई भी मतलब मूवमेंट जो हो रही है tonicity उनकी, हाँ, मतलब स्ट्रेंथ स्ट्रेच जो हो रही है वो साथ में हो रही है, मसल की कॉन्ट्रेक्शन के साथ उसकी स्लाइडिंग मायोफाइब्रल्स की भी हो रही है। तो ये जो है 3 फोल्ड तक हो सकती है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द अडेप्टेबिलिटी एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो इस चीज को yes sir, बढ़ाया जा सकता है।
फेन इफेक्ट पहले भी बताया था, दैट इज एनर्जी Yes. यूटिलाइजेशन इन वर्क प्रोड्यूसिंग कॉन्ट्रैक्शंस ओवर दैट ऑब्जर्व अंडर आइसोमेट्रिक कंडीशन। मतलब आइसोमेट्रिक कंडीशन में जहां मसल की मायोफाइबल की स्लाइडिंग भी हो रही है और मूवमेंट भी हो रहा है, ठीक है। तो Yes, उस sir. कंडीशन में क्या होती है, जो काम के हिसाब से जितनी एनर्जी की यूटिलाइजेशन हो रही है, दैट इज कॉइंड और Pardon. टर्म्ड एज द फेन इफेक्ट, ठीक है, फेन इफेक्ट। सो वैस्कुलर टिश्यू क्या होती है, वैस्कुलर टिश्यू में जो एटीपी का जो मतलब सिग्निफिकेंस होती है ऑक्सीजन कंजम्पशन के साथ, वो काफी मतलब क्या बोलो सिग्निफिकेंट होती है, मतलब बिल्कुल असरदार इफेक्टिव होती है, ठीक है, आइसोमेट्रिक रेट में Yes, sir. स्पेशली, और when allowed to contract against a load or in iso velocity contraction। मतलब वही है, काम के हिसाब से जो एटीपी और ऑक्सीजन का जो रिलेशन होता है वो कम या ज्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि एटीपी Yes, क्या है, एनर्जी है, उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ना, उसके हिसाब से ये yes, sir. मेंटेन करता है। सो द एफिशिएंसी ऑफ मसल ड्यूरिंग वर्क प्रोड्यूसिंग कॉन्ट्रैक्शंस, जो एफिशिएंसी होती है मसल की किसी भी काम करने में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन से रिगार्डिंग, Yes, तो वो yes, उसमें जो sir. सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है दैट इज द एनर्जी, Free change. ठीक है। एनर्जी मतलब कि कितना एनर्जी को वो कन्वर्ट कर सकता है अपने काम में, ठीक है, दैट इज अ Yes, sir. मैकेनो केमिकल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। मतलब वही केमिकल Yes, एनर्जी sir. को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना और वापस मैकेनिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में रिवर्ट करना, ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट, बिकॉज दोनों में एनर्जी की इवोल्यूशन होती है, जरूरत. ठीक है। Yes, sir. So although the tension cost in smooth muscle is substantially less than that of skeletal muscle, ये पहले से पता है ना, स्मूथ मसल का जो एनर्जी उसकी रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रैक्शन में वो कम लगेगी इन कंपेरेटिव टू स्केलेटल मसल, बिकॉज स्केलेटल मसल हैव टू मतलब वर्क एक्सेसिव वर्क टू डू, ठीक है। Yes, sir. जो वर्क ऑफ Yes, sir. लोड होगा, लोड वर्क वर्कलोड जो होगा वो स्केलेटल मसल की ज्यादा है Skeletal. इन रिस्पॉन्स टू Pardon. स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, स्मूथ मसल में ज्यादातर ये काम करती है व्हेन द एनिमल इज इन रेस्ट पोजीशन, ठीक, इन रेस्टिंग पोजीशन। So Yes, the sir. low efficiency of smooth muscle and the dependence of unloaded shortening velocity on calcium that are potentially mediated through myosin light chain phosphorylation and are not due to the presence of an internal load। मतलब उसमें जो क्रॉस ब्रीज है, स्पेशली जो मायोसिन जो चेन है, ठीक है, मायोसिन की जो फिलामेंट्स है, ये ज्यादा मायने रखती है विथ अलोंग विद द कैल्शियम आयन, ठीक है। तो Yes, sir. माने इसी पे एफिशिएंसी कंप्लीट तुम्हारी मतलब बेस करती है। Depend. So this explains how muscle energetics can play a unique role in distinguishing between various theories of the regulation of smooth muscle contractility। मतलब ये स्मूथ मसल और इवन स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को बताता है कि अगर मायोसिन फिलामेंट और कैल्शियम आयंस का रोल जो उनका रिलेशनशिप है, अगर वो सही है तो किसी भी तरह से द एनिमल में मेंटेन देयर और मेंटेन देयर रेगुलरिटी और परफॉर्म देयर एक्सेसिव वर्क टू डू, ठीक है।